हेलो फ्रेंड, आज हम लोग देखेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक सेट ऑफ रूल होता है रेगुलेशन की गाइडलाइन प्रोवाइड करता है हमें अकाउंटिंग करने के लिए, जिस रूल के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है? Accounting standards are the policy document issued by the recognized expert accountancy body। तो क्या है ये? एक पॉलिसी है, पॉलिसी डॉक्यूमेंट है जो इशूड किया जाता है एक्सपर्ट अकाउंटेंसी बॉडी द्वारा, रिलेटिंग टू वेरियस एस्पेक्ट ऑफ मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। इसमें क्या किया जाता है कि वेरियस एस्पेक्ट के बारे में, जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वेरियस एस्पेक्ट हैं उनके बारे में मेजरमेंट, ट्रीटमेंट एंड डिस्क्लोजर के कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए जो भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस हैं और इवेंट्स हैं उनके बारे में डिस्क्लोजर किया जाता है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर अ गाइडलाइन, एक गाइडलाइन प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। दैट प्रिस्क्राइब द प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये इसके थ्रू हम प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उसे हम प्रेजेंट करते हैं इसी गाइडलाइन के बेसिस पे। जो अकाउंटिंग की गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है इसी के बेसिस पे हम आगे के अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। दे इंश्योर कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये क्या करते हैं, हमारे इंश्योर करते हैं कि हमारी जो भी अकाउंटिंग रिकॉर्ड मेंटेन किया गया है उसमें कंसिस्टेंसी है। यानी कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि जो मेथड हम एक बार अप्लाई कर रहे हैं उस मेथड को हम कंसिस्टेंटली अप्लाई करते रहें। एंड कंपेरेबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, और कंपेयर भी किया जा सके अकाउंटिंग रिकॉर्ड को। जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट ये प्रोवाइड कर रहे हैं उस फाइनेंशियल रिपोर्ट को कंपेयर भी किया जा सके। सम की कंपोनेंट इंक्लूड्स, यहाँ पे कुछ की कंपोनेंट इंक्लूड किए गए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में, जिसे हम आगे देखते हैं। और फिलहाल अभी हमने क्या देखा? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एक गाइडलाइन है रूल्स एंड रेगुलेशन का, जो हमें प्रोवाइड करता है एक सिस्टमैटिक प्रॉपर वे में अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करने का तरीका। आगे हम देखते हैं गैप एंड इफ्राज। गैप क्या होता है? गैप का फुल फॉर्म होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। गैप को हम बोलते हैं जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड प्रिंसिपल, इसका फुल फॉर्म होता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। जो गैप है उसका फुल फॉर्म हो गया जनरली अकाउंटिंग एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, और जो इफ्राज है IFRS का फुल फॉर्म हो गया इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड। ये दोनों क्या हैं? एक स्टैंडर्ड हैं। आर टू मेजर सेट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ये क्या हैं? टू मेजर अकाउंटिंग सेट हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, जिनके बेसिस पे हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज ग्लोबली, ये ग्लोबली यानी पूरे जगह पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज़ किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसलिए बनाया गया ताकि हर जगह जो भी अकाउंटिंग रूल फॉलो किया जाता है उसमें सिमिलरिटी आ सके। अलग अलग देश अपने अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे तो उस समय अकाउंटिंग रिकॉर्ड में सिमिलरिटी नहीं आ पाएगी। तो इसलिए ये गैप और इफ्राज को फॉलो किया गया, एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया ताकि जो भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए उसमें कंपेरेबिलिटी आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके। गैप इज primarily followed in the United States while IFRS is used many other country। और उस समय गैप कहाँ यूज़ किया जाता था? गैप इज़ ए प्राइमरी फॉलोज इन यूनाइटेड स्टेट। गैप जो है वो यूनाइटेड स्टेट में फॉलो किया जाता था, बट इफ्राज तो वो कहाँ फॉलो किया जाता था? वो अदर स्टेट में फॉलो किया जाता था। फॉर एग्जाम्पल यूनाइटेड स्टेट वाइल इफ्राज इज यूज मेनी अदर कंट्री। जो गैप था वो यूनाइटेड स्टेट में फॉलो किया जाता था, जो GAAP था वो यूनाइटेड स्टेट में फॉलो किया जाता था, एंड इफ्राज इन यूज्ड इन अदर
स्टेट इज़, और अदर कंट्री में ये इफ्रा को फॉलो किया जाता था। आगे हम देखते हैं कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफन हैव अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आउटलाइनिंग फंडामेंटल कॉन्सेप्ट लाइक द एंटिटी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल बेसिस एंड कंसिस्टेंसी। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते थे, जिनमें पहला था एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट एंड कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। These framework guide the development and specific standard। अब यहाँ entity concept ये कहता था कि जो भी रूल इसमें कंपनी और कंपनी का ओनर जो है, दोनों की एंटिटी अलग अलग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर वो पर्सनल प्रॉपर्टी अपने लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस की ही कुछ पैसे को निकाल रहा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो उसे हम ड्राइंग के रूप में इंक्लूड करेंगे और उसकी एंट्री भी हम एज ए ड्राइंग करेंगे। तो ये था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये मान के चलता था कि हमारे बिजनेस की लाइफ क्या होगी, लॉन्ग लाइफ होगी। एंड एक्रूअल बेसिस कॉन्सेप्ट कहता था कि हम यहाँ पे क्रेडिट ट्रांजैक्शन को भी ले लेंगे, सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन को ही नहीं लेंगे, जो भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन हमारा हो रहा है उसको भी हम अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड में लिख लेंगे। जो ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुआ, वहीं उसी डेट को हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड में मेंशन कर लेंगे। पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ, बाद में भी अगर रिसीव हुआ तो भी हम उसको एक्रूअल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एंट्री कर लेंगे। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो भी रिकॉर्ड हम मेंटेन करें उसमें कंसिस्टेंसी बनाए रखें, यानी कि जो मेथड हमने 1 ईयर अडॉप्ट किया, 2nd ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर भी हम उसी मेथड को अडॉप्ट करते हुए चलें। तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ये मेजर फंडामेंटल कॉन्सेप्ट थे: एंटिटी, गोइंग कंसर्न, एक्रूअल एंड कंसिस्टेंसी। दीज फ्रेमवर्क गाइड द डेवलपमेंट These framework guideline the development specified standard। अगला है फाइनेंशियल स्टेटमेंट। स्टैंडर्ड डिफाइन द फॉर्मेट एंड कंटेंट्स of financial statement including the balance sheet, income statement and cash flow statement. They provide guideline on how to recognize, measure and present various element of these statements। ये कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये भी बताता था कि जो हम बैलेंस शीट बना रहे हैं, बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं, इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं या कैश फ्लो बना रहे हैं, उसके लिए भी ये गाइडलाइन प्रोवाइड करते थे कि हम जो वेरियस हमारे आइटम हैं उसको किस तरह से हम प्रेजेंट करेंगे। इसके लिए भी ये रूल रेगुलेशन प्रोवाइड करते थे। एंड हाउ टू रिकॉग्नाइज, मेजर एंड प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट। यहाँ पे कहा जाए ना कि हाउ टू मेजर एंड प्रेजेंट वेरियस एलिमेंट की बात ये करते थे। गाइडलाइन ऑन हाउ टू रिकॉग्नाइज, मेजर्स एंड प्रेजेंट्स वेरियस एलिमेंट ऑफ दीज स्टेटमेंट। जो हम बैलेंस शीट का या इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं उसमें जो डिफरेंट आइटम्स हैं उनको हम किस बेसिस पे प्रेजेंट करेंगे, उसका सीक्वेंस क्या होगा, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोवाइड की गई हैं रूल रेगुलेशन के बेसिस पे। अगला हमारा है रिकॉग्नाइजेशन एंड मेजरमेंट। स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली क्राइटेरिया फॉर रिकॉग्नाइज एंड मेजर्स एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। दीज इन्वॉल्व डिटरमाइनिंग when to record transaction, how to value assets and liability and how to allocate revenue and expenses। ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें ये भी बताता था कि जो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटी हैं या एक्सपेंसेस हैं, जैसे एसेट्स और लाइबिलिटी है, इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, दिस इन्वॉल्व डिटरमाइन व्हेन द रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन, हाउ टू वैल्यू, इसे हम कैसे वैल्यूएशन करेंगे, एंड हाउ टू एलोकेट, इसे हम कैसे एलोकेट करेंगे कि लाइबिलिटी और हाउ टू एलोकेट के अंदर क्या करेंगे, लाइबिलिटी और रेवेन्यू और एक्सपेंसेस को कैसे हम एलोकेट करेंगे, किस सीक्वेंस में रखेंगे, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में प्रोवाइड किया गया था। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑफन
man-made disclosure significance information beyond the financial statement. This ensure user have a comprehensive, यानी कि जो भी हम चीज़ें अकाउंटिंग रिकॉर्ड में मेंटेन कर रहे हैं वो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए. ऑफन मैन मेड, चूँकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मैन मेड है तो इसमें डिस्क्लोजर सिग्निफिकेंस इंफॉर्मेशन बियॉन्ड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना कंपल्सरी है. नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी. तो जो भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम फॉलो कर रहे हैं वो क्या होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए. रूल रेगुलेशन में कंसिस्टेंसी होना चाहिए. स्टैंडर्ड प्रोवाइड कंसिस्टेंसी इन अकाउंटिंग प्रैक्टिस विच इन एन एंटिटी एंड कंपेरेबिलिटी अक्रॉस डिफरेंट एंटिटी. क्या करना चाहिए, जो भी हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं वो कंसिस्टेंसी उसमें हो, और ताकि वो क्या किया जा सके, कंपेयर किया जा सके. 1 ईयर से सेकेंड ईयर, पहले सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर हम कंपेयर कर सकें, थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर को भी हम कंपेयर कर सकें. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट कंसिस्टेंसी को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट हमारा है चेंज इन स्टेटमेंट. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन्वॉल्व टू कीप pace with change in the business environment. Update may address new transaction industries or accounting methodology जो हम यूज़ कर रहे हैं, या जो इंडस्ट्री में अकाउंटिंग मेथड यूज कर रहे हैं, तो उसमें एक स्टैंडर्ड को हम फॉलो करते हुए चलेंगे. जो बिजनेस इन्वायरमेंट है वो भी अपडेट होता जाएगा एंड में एड्रेस न्यू ट्रांजेक्शन्स. नेक्स्ट है इन्फोर्समेंट एंड कंप्लायंस. रेगुलेटरी बॉडीज सच एज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. ये जो रेगुलेटरी बॉडी थी FASB, इसका फुल फॉर्म था फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन US, एंड द इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, ग्लोबली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग एनफोर्समेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. तो इन्हीं संस्थाओं को क्या किया गया था, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाने के लिए का रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी. फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड इन द US, ये US की संस्था थी, एंड द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड IASB यानी अकाउंटिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड. इन्हीं के थ्रू जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को गाइडलाइन प्रोवाइड की गई और उससे एस्टेब्लिश भी किया गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को. थैंक यू.